आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंप्लीट सर्कल वेल्थ के सीईओ और मैनेजिंग पार्टनर गुरमीत चड्ढा साहब। गुरमीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बाजार पर एक बार राय लेना चाहता हूँ। सर, क्या बाजार को युद्ध से डरना मना है? नहीं अनिल जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाजार डिस्काउंट करता है चीजों को। तो अगर आप देखिए जो भी प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, चाहे रशिया यूक्रेन रहा हो, गाजा स्ट्रिप पे जो हुआ, उसके बाद बीच में एक बार इसराइल ईरान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और अब ये वाला कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो बाजार ये देख रहा है कि जो यूएस बैक्ड है ये पूरा इसराइल का जो ऑफेंसिव है, और काफी डैमेज हुआ है ईरान को, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो, चाहे उनके टॉप कमांडर्स हो। तो कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल इश्यूज जब बार बार एक ही इवेंट होता है, और बाजार जब तक ये मानता है, और अभी बाजार ये मान रहा है कि बाकी मिडिल ईस्ट या और एक्सटेंशन नहीं होगा कॉन्फ्लिक्ट का, तो बाजार उसको डिस्काउंट करता है। दूसरा अनिल जी, एक जो हमारा डोमेस्टिक मार्केट है वो हम कई बार उसको अंडर प्ले करते हैं। आप इंडिया को कंपेयर करिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, अभी कितना जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, ग्रोथ स्लगिश है हर जगह। अगर आप देखिए हर जगह कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी का एक स्ट्रगल है, और वहां पे इंडिया जो है एक सी ऑफ स्टेबिलिटी है। आप देखिए अभी कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी आया है डेटा, वो करीबन करीबन 4.7% है। लास्ट टाइम ये जो 5% हुआ था 2007-8 में हुआ था। तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी ऑल टाइम हाई है। आप प्राइवेट कैपेक्स देखिए, ये बहुत डेटा हम मिस कर जाते हैं। पहली बार FY25 में 11 लाख करोड़ हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैपेक्स 10.5 लाख करोड़ है। कॉर्पोरेट केपेक्स जो है, प्राइवेट केपेक्स जो है, वो 11 लाख करोड़ है। और इसमें अगर आप देखेंगे बहुत ब्रॉड बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि रिलायंस लेड है या XYZ कंपनी लेड है। करीबन 150 कंपनीज हैं जिन्होंने 750-800 करोड़ से ऊपर का कैपेक्स किया है, कमेंट्स किया है लास्ट ईयर। तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, अर्निंग्स जो थोड़ा सा बेटर हुआ है, जीडीपी डेटा अच्छा आया है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टू जीडीपी ग्रोथ है, ये भी कहीं ना कहीं फैक्टर इन कर रहा है। और धीरे धीरे मुझे लगता है एफआईएस भी इस डेटा को नोटिस करेंगे, और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में आपको इसके और बेनिफिट्स देखने को मिलने चाहिए। हाँ जी। बिल्कुल, ये बात सही है। तो कहीं न कहीं युद्ध की चिंताओं को बाजार डिस्काउंट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। एक और चीज़ जिस पर राय लेना चाहता हूँ, एफआईएस की खरीदारी बिकवाली को लेकर। बिकवाली धीमी तो की है, लेकिन अभी भी फुल फ्लेज खरीदारी के मूड में आए नहीं है। किस बात का इंतजार कर रहे हैं? तो अनिल जी, मैं एक इवेंट में था, ग्लोबल इवेंट में, ब्लूमबर्ग इन्वेस्ट करके एक इवेंट था। मैं काफी सीआईओ से इंटरेक्शन किया लास्ट हुँ। वीक। थोड़ा सा एक फेब्रुवरी वाले लेवल को लेके एक मिस आउट वाला थोड़ा सा फीलिंग है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि एक ऑप्टिकली वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा लगता है, वो 20 टाइम मल्टीपल जो है देना चाहते। सेकंड, वो ये देखना चाहते हैं कि जो टैरिफ है, ये जो अनसर्टेनिटी है बाजार की, भारत किस तरीके से एफटीएस करता है कई देशों से, खाली यूएस नहीं है। यूएस ऑब्वियसली सबसे बड़ा ट्रेड डील होगा, बट हम न्यूजीलैंड से बहुत नजदीक है करने को, जापान से हमारा ऑलरेडी इक्वेशन अच्छा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, ईयू से काफी एडवांस टॉक्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाजार ये एक बार थोड़ा सा देखना चाहता है, बट एक चीज है कि इंटरेस्ट है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन, वाई नहीं है। और जब व्हेन आ जाता है तो जो है आप देखिए मैटर ऑफ टाइम है। दूसरा, एक जो लाइव एफडीआई फिगर है, अगर आप भारत का एफपीआई छोड़ दीजिए, वो करीबन $80 बिलियन के आसपास है। तो जो लंबे निवेशक हैं वहाँ वहाँ एक कॉन्फिडेंस है। सेकंड, एक जो अच्छी चीज हुई है जो हमारे लिए थोड़ी नेगेटिव रही है, कि बाजार भारत को लिक्विडिटी को लेके, एग्जिट को लेके हमेशा एक सवाल रहा है। लेकिन जो जिस तरीके से एग्जिट्स हुए हैं, जैसे आप देखिए Hyundai ने $3 बिलियन का ओएफएस किया, और आप पैसा आराम से रिपाट्रिएट कर गए। बहुत सारे एग्जिट अभी वेल्थ मैनेजमेंट फर्म से हो रहे हैं, चाहे केकेआर हो, ब्लैकस्टोन हो। तो कहीं ना कहीं एक ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि बड़े एग्जिट्स भी पॉसिबल हैं भारत में, क्योंकि पहले एक क्वेश्चन मार्क रहता था 4-5 साल में। तो मुझे लगता है मैटर ऑफ टाइम है। थोड़ा सा बॉन्ड यील्ड्स यूएस की आप नीचे आने दीजिए, थोड़ा सा सर्टेनिटी, जियो पोलिटिकल अनसर्टेनिटी दूर होने दीजिए, टैरिफ रिलेटेड इश्यू दूर होने चाहिए। मुझे लगता है एफआई फ्लोज भी रोबस्ट तरीके से वापस आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो एफआईएस भी लौटेंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ऐसे में इस वक्त अगर नया निवेश करना हो तो क्या इक्विटी में करने के लिए सही समय है? यदि हाँ, तो कहाँ? तो अनिल जी, मैंने देखा कि जो हमने डेटा निकाला कि कहाँ पे अर्निंग ग्रोथ के रिवाइवल के और अच्छे चांसेस हैं। और तो ऑब्वियसली बैंक्स, मुझे लगता है डिस्पाइट जो आरबीआई ने किया कुछ दिन पहले, मुझे लगता नहीं है वो बाजार में भी पूरी तरह फैक्टर इन हुआ है। ये बहुत बड़ा
एक इवेंट रहा है, और मैं पहले भी बोला था, हमारी एक बात हुई थी, चर्चा हुई थी आपस में, जब आपने भी 50 पैसा बोला था कि ये एक माइलस्टोन पॉलिसी है, इसका रेफरेंस दिया जाएगा। सीआरआर कट बहुत बड़ा है रेट कट, तो पहली बार आरबीआई इतना एग्रेसिव हुआ है और ओवरसीज फैक्टर्स को कम इग्नोर करके डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस किया है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल लीड करेंगे। एनबीएफसीज में हमें थोड़ा सा तेजी देखने को मिली। मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक अभी भी लैग कर रहे हैं, बट आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप देखिए एमसीएलआर जो बैंक्स ने घटाया है वो करीबन 10 पैसा घटाया है, 10 से 15 पैसा। अगर आप एचडीएफसी का चेक करिए, आईसीआईसी का चेक करिए, डिपॉजिट रेट ऑफ 1 ईयर अगर आप देखेंगे तो 6.5 आ गया है। 1 से 1.25 साल का जो एफडी रेट है वो 6 साढ़े 6 के आसपास आ गया, जो कि 7.25 7.5 था। तो कहीं ना कहीं एक जो निम का प्रेशर रहा है पिछले कुछ सप्ताह, वो मुझे लगता है धीरे धीरे ईज आउट होगा। तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक से आउट परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा मुझे लगता है कि जैसे ही हमारे यूएस के साथ ट्रेड डील होगी, जो सेक्टर्स अंडर ओन्ड है, जैसे अगर आप देखिए आईटी है, ऑल टाइम बहुत ही अंडरवेट पोजीशन है सबका, सबने राइट ऑफ कर दिया है। वैल्यूएशन धीरे धीरे लार्ज कैप आईटी के रीजनेबल हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप वहाँ कॉन्ट्रेरियन हो सकते हैं। एनर्जी स्पेस ने अच्छे नतीजे के बावजूद स्टॉक परफॉर्मेंस वाइज अंडर परफॉर्म किया है। तो चाहे वो एनर्जी प्रोड्यूसर्स हो, चाहे वो पावर इक्विपमेंट प्लेस हो, मुझे लगता है वहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है। और सिलेक्टिवली रूरल इकोनॉमी, जीडीपी का आंकड़ा भी बता रहा है एनर्जी बहुत स्ट्रांग तरीके से वापस आ रही है। तो ट्रैक्टर मेकर्स हैं, फार्म इक्विपमेंट मेकर्स हैं, एग्रोकेमिकल्स हैं, मुझे लगता है रूरल इकोनॉमी और रूरल इकोनॉमी रिलेटेड प्ले पॉजिटिवली सरप्राइज कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। इसके साथ ही एक चीज़ और जो गुरमीत सर आपसे जानना चाहता हूँ वो ये कि क्या इक्विटी के साथ साथ कोई दूसरे एसेट क्लास हैं जो आपको पसंद है, जहाँ पैसा लगाना चाहिए इस वक्त? बिल्कुल अली जी, मैं बोलता आया हूँ पिछले 1 1.5 साल से कि बैलेंस एसेट एलोकेशन करिए। बॉन्ड यील्ड आपको याद होगा, पिछले साल हम जब चर्चा कर रहे थे तो 7.5 था, 7.25 7.5 था, आज 6.29 6.30 है 10 ईयर बॉन्ड इंडिया का। और मैंने अनिल जी कभी 200 बेसिस पॉइंट्स का फर्क नहीं देखा यूएस बॉन्ड मार्केट के साथ, एटलीस्ट 20 साल में तो नहीं देखा। तो बॉन्ड मार्केट कुछ कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इमर्जिंग मार्केट जो है वो डेवलप्ड मार्केट बॉन्ड की तरह ट्रेड हो रहा है। तो मुझे लगता है काफी पैसा और फ्लो होगा इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स में, और ये एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मुझे रेपो रेट करीबन 5 के आसपास दिखता है अनिल जी, हो सकता है उससे थोड़ा और नीचे जाए। इसका मतलब 50 से 75 पैसे का और स्कोप है बॉन्ड यील्ड्स का नीचे आने का ओवर नेक्स्ट 12 मंथ। इमीडिएटली शायद नहीं हो। तो इसका मतलब है अभी भी जो लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, वो आपको डबल डिजिट रिटर्न देने देने का पोटेंशियल रखते हैं। और दूसरा मैंने देखा है क्वाइट बाइंग हो रही है प्रेशियस मेटल्स में, गोल्ड है, सिल्वर है। तो मुझे लगता है वो भी एक पोर्टफोलियो का पार्ट होना चाहिए। प्लस वो आपको हेज करता है जब भी कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती है या टैरिफ रिलेटेड इश्यूज बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 70 20 10 कर सकते हैं, 70 इक्विटी में, 20 लॉन्ग डेटेड बॉन्ड्स में, और 10 गोल्ड और सिल्वर में। आई थिंक ये एक अच्छा डोमेस्टिक एलोकेशन हो सकता है मीडियम टर्म के लिए। अलग अलग तरीके से आप इन्वेस्टमेंट भी करें, अलग अलग एसेट क्लास में भी और इक्विटी में भी लगाएं पैसा। गुरमीत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हमारे दर्शकों को सजेस्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए